हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सीटीबीटी। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा था, पहले वो देख लेते हैं। रशिया ने अभी रिसेंटली ये अनाउंस किया था कि वो सीटीबीटी की रेटिफिकेशन को दोबारा से रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, जिसे इंटरप्रेट किया गया कि माइट ऐसा हो सकता है कि वो अपनी रेटिफिकेशन को रिवोक कर सकता है। कुछ टाइम बाद रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बोला कि हम यूएस के लेवल टर्म्स में आने के लिए रिवीजन कर रहे हैं ट्रीटी का। हम न्यूक्लियर टेस्टिंग को रिज्यूम करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये रिवीजन जो है ट्रीटी का, वो हम सिंपली बस न्यूक्लियर टेस्टिंग को रिज्यूम नहीं कर रहे हैं, लेवल टर्म्स में आना चाह रहे हैं विद यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब हम पहले देख लेते हैं कि ये जो ट्रीटी है ये आई कैसे थी और ये है क्या। बेसिकली अभी ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि ये जो ट्रीटी है ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो बैन करती है ऑल द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, चाहे वो आपके मिलिट्री हो, चाहे वो आपके पीसफुल पर्पस के लिए ही क्यों ना हो, उसको ये कम्प्लीटली ब्लैंकेट बैन लगाती है, ठीक है। एंड इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1996 एंड इसकी जो रेटिफिकेशन प्रोसेस है वो आज तक चल रहा है सिंस 1996, ठीक है। एंड अभी भी 18 जो कंट्रीज़ हैं उन्हें इसे रेटिफाई करना बचता है, मतलब इन 18 कंट्रीज़ ने रेटिफिकेशन नहीं किया है ट्रीटी का। देखो, रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी जो कंट्री है, मान लीजिए आपकी कंट्री ने बाहर जाकर कोई भी ट्रीटी को साइन कर दिया, लेकिन घर पर आने के बाद जैसे आप कोई भी सामान खरीद कर लेकर आते हो, कोई भी शॉपिंग करके लाते हो आप, तो घर पर आने के बाद आप उसके परमिशन लेते हो ना कि भाई हाँ ये ठीक है कपड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं इस सामान को रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो साइन की गई ट्रीटी होती है उसको आपकी विद इन कंट्री जो भी गवर्नमेंट चल रही होती है उसमें एक अप्रूवल दिया जाता है कि हाँ हम इस ट्रीटी को कंसेंट देते हैं, ठीक है, और हम इस ट्रीटी के अंडर बाउंडेड है, ठीक है। उस प्रोसेस को जिसमें आपका स्टेट ये अपना कंसेंट देता है कि वो बाउंड है टू द ट्रीटी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिफिकेशन, ठीक है। ये कहा गया है कि अभी तक 18 ऐसी कंट्रीज़ है जिन्होंने रेटिफिकेशन का प्रोसेस तो किया ही नहीं है आज तक भी। रशिया ने रेटिफिकेशन जो एग्रीमेंट है वो 2000 के अंदर कर दिया था, उन्होंने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था, लेकिन यूएस ने अभी तक नहीं किया हुआ है, ठीक। सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं इस ट्रीटी के पीछे कि ट्रीटी आई क्यों थी, किस ऐसी क्या सिचुएशंस थी जिनकी वजह से ये ट्रीटी लाई गई। यूनाइटेड स्टेट्स ने आपका वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट आप किया था 1945 में। मतलब बेसिकली हुआ क्या था, जो यूएस है वो अपना एक प्रोग्राम चला रहा था, एक प्रोजेक्ट चला रहा था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एंड अंडर दिस प्रोजेक्ट वो आपका न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, ठीक। उसने इस प्रोजेक्ट के अंडर जो अपना सबसे पहला एटॉमिक वेपन टेस्ट किया है वो किया था न्यू मैक्सिको इन 1945 के अंदर, ठीक। एंड इस प्रोजेक्ट को बोला जाता है ट्रिनिटी, ठीक है, कोड नेम दिया गया था उस टाइम पर इसे ट्रिनिटी। एंड इस टेस्ट के थ्रू ये कंफर्म कर रहे थे कि जो उन्होंने न्यूक्लियर वेपन डिज़ाइन किया है ना वो फिजिबल है, एंड जिससे कि जो एक्चुअल साइज़ क्या डिस्ट्रक्शन ये कॉज कर सकता है इनका न्यूक्लियर वेपन और इसका क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ताकि इसे किसके लिए यूज़ किया था, करने के लिए बनाया गया था, जापान के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए बनाया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, ठीक है। सबसे पहला वर्ल्ड के अंदर जो सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट है वो 16 जुलाई 1945 को यूएस ने किया था, ठीक है। उसके बाद उसके लगभग 4 साल बाद ही 1945 के 4 साल बाद ही सोवियत यूनियन ने भी अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर दिया था,
ठीक है। एंड इसके बाद पूरे वर्ल्ड में इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में एक डिकेड लॉन्ग, मतलब कई सालों तक जो चलने वाली एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई। मतलब ये हो गया कि किसके पास न्यूक्लियर वेपन सबसे ज़्यादा होंगे और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाला होगा। इस तरह की रेस दोनों सुपर पावर्स में उस टाइम पर आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो 1945 से लेकर 1996 तक अराउंड मोर देन 2000 न्यूक्लियर टेस्ट आपके कैरी किए गए एंड जिसमें से अराउंड 1000 जो न्यूक्लियर टेस्ट थे वो अकेले यूएस ने किए थे और 700 के आसपास जो टेस्ट थे वो सोवियत यूनियन ने किए थे, ठीक है। एंड ये डाटा यूनाइटेड नेशंस का है, सो ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू है। सो आपका जो आप सोच सकते हैं कि कितना लार्ज स्केल पर ये न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने की जो रेस है वो कितने लेवल पे थी, कितनी स्पीड से चल रही थी कि आपने सिर्फ 1945 से लेकर 1996 तक में ही 2000 से ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए, ठीक, जिसमें से 1000 से ज़्यादा तो अकेले यूएस ने टेस्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं था, सिर्फ यही 2 कंट्रीज़ आपके टेस्ट कर रही है, नहीं, आपकी वर्ल्ड के अंदर दूसरी कंट्रीज़ भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रही थी। जैसे ब्रिटेन ने 45 टेस्ट किए, फ्रांस ने 210, चाइना 45, इतने टेस्ट उन लोगों ने कर लिए थे। सो अब आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे आपका न्यूक्लियर टेस्ट करने की जो रेस है वो किस लेवल पे स्प्रेड हो चुकी थी, ठीक है। सो जो रेडियो एक्टिव आपका फॉल आउट हो रहा था ना इन टेस्ट के थ्रू, उसकी वजह से पूरे ग्लोब में क्रिटिसिज्म आपका राइज करने लग गया अगेंस्ट दीज न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ना ये कंसर्न था उस टाइम पर कि देखो तुम्हारे इन जो टेस्ट की वजह से जो हेल्थ होगी, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और जो आपकी एनवायरनमेंट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लार्ज आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला। बहुत ज़्यादा ही न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहे हो, अब ऐसा क्यों, उन्हें क्या फ़र्क पड़ा था, टेस्ट ही तो कर रहे हो, बॉम्ब ही तो फोड़ के देख रहे हो, फोड़ लो। तो देखो दिक्कत क्या होती है कि ना आपके जो ये न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट होते हैं ना, इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो आपका एक्सप्लोजन के बाद जो आपका लास्ट में जो प्रोड्यूस होता है ना, जिसे हम ईल्ड बोलते हैं, वो आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, ठीक है। एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो है वो रेडिएशंस एमिट करते हैं, जो चाहे आपका एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, हर किसी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही है। मतलब पॉजिटिव साइड में नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालता है। इवन आपके एनवायरनमेंट के ऊपर भी उस रेडिएशंस का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सो इसी वजह से जब इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन टेस्ट होने लग गए ना कि कोई लिमिट ही नहीं है, कि कोई कंट्री रुक ही नहीं रही है, तो उस टाइम पे फिर ये क्रिटिसिज्म भी राइज करने लग गया, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे कोशिश की गई कि कोई ना कोई ट्रीटी लाई जाए भाई, जिसके थ्रू ये लोग रुकें। इतना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स ये डेवलप करके आपके ग्लोब को डिस्ट्रक्शन की राह पर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर किसी एक भी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री पे इस एक्सप्लोजिव मटेरियल को अगर फेंक दिया, मार दिया, किसी को भी आपका एक्सप्लोजन करवा दिया, तो डिस्ट्रक्शन का जो लेवल है वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, ठीक है। सो जो ट्रीटी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात करेंगे, ये वन ऑफ द अटेम्प्ट्स हैं, सबसे पहली ट्रीटी नहीं है, लेकिन जो इस तरह के अटेम्प्ट्स किए गए उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है ये कि 1963 में एक लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे LTBT कहा जाता है, उसको साइन करवाया गया, ठीक है। ये पहला अटेम्प्ट था। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बोला गया कि आप न्यूक्लियर टेस्ट एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में एंड अंडर वाटर नहीं करेंगे, प्रोहिबिट कर दिया। लेकिन इस ट्रीटी ने अंडरग्राउंड जो टेस्ट है उनको फिर भी परमिट कर सकता था कि आप अंडरग्राउंड को टेस्ट करना चाहते हो कर लो,
ठीक है। इसका लॉजिक उस टाइम पे ये दिया गया था कि देखो अगर आप अंडरग्राउंड करते हो ना, अर्थ सरफेस के अंदर करते हो आप, तो जो भी आपका एक्सप्लोजिव मटेरियल, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, जो प्रोड्यूस होगा वो अंडरग्राउंड ही रहेगा, वो बाहर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिससे कि बाहर जो हम एटमॉस्फेयर में ह्यूमंस रह रहे हैं, एनवायरनमेंट है, बाकी जो प्लांट एनिमल है, इनकी लाइफ के ऊपर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो रेडियो एक्टिव मटेरियल अर्थ सरफेस के अंदर ही दब के रह जाएगा। सो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि कम से कम तुम लोग अंडर वाटर, आउटर स्पेस और एटमॉस्फेयर में टेस्ट करना बंद करो, ठीक है। इसने प्रोहिबिट कर दिया। लेकिन क्या था कि इस LTBT की ट्रीटी की जो ये प्रोविजंस थी, इनमें सभी में लिमिटेशंस थी, ठीक है। सो इसीलिए बोला गया कि देखो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की 1968 में। सो क्यों ना साथ में ही हम एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी के लिए भी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को लेकर जब डिस्कशन चल रही थी, उस टाइम पर ही बोला गया कि आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी को लेकर भी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर कोई भी एग्रीमेंट आपका हुआ नहीं कि चलो ये ही बनाएंगे हम ट्रीटी, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 1968 के बाद 6 साल बाद US एंड सोवियत यूनियन दोनों ने एग्री कर लिया कि हम एक एटलीस्ट थ्रेशहोल्ड टेस्ट बैंड ट्रीटी, जिसे बोलते हैं TTBT, ठीक। तो पहली हो गई LTBT, सेकेंड हो गई TTBT। TTBT के अंडर बोला कि चलो हम एक है ना थ्रेशहोल्ड लगा देते हैं कि कितना यील्ड प्रोड्यूस करने वाला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हम कर सकते हैं। तो उसने थ्रेशहोल्ड क्या रखा कि आपका 150 किलोटन से ज़्यादा का न्यूक्लियर टेस्ट हम नहीं करेंगे। 150 किलोटन का यील्ड प्रोड्यूस करने वाला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हम नहीं करेंगे, थ्रेशहोल्ड रख दिया, ठीक है, कि चलो एटलीस्ट इतना कर लेंगे हम। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब इसकी ट्रीटी की वजह से, TTBT की वजह से जो न्यूक्लियर वेपन्स अब नए बनाए जाने लगे थे, वॉरहेड्स जो बना रहे थे ना, उनकी जो एक्सप्लोजिव फोर्स है वो डिक्रीज़ कर दी उन्होंने, वो तो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। लेकिन इसने रोका तो नहीं ना, टेस्ट तो तब भी चल ही रहे थे, चाहे उनकी फोर्स कम कर दी हो आपने। लेकिन फिर उसके बाद जो मेजर ब्रेक थ्रू आया, ठीक है, जो आपका मेजर कह सकते हो कि अब तो भाई ट्रीटी साइन करनी ही पड़ेगी, वो उस टाइम पे हुआ जब सोवियत यूनियन 1990 के अराउंड डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है, जिस पीरियड को हम बोलते हैं कि अब कोल्ड वॉर एंड हो गई, जिसको हम एलिज करते हैं, ठीक है। सो इस ड्यूरेशन पे जब 1990 के बाद सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, सो जो इनके बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन थी बिटवीन द US एंड द सोवियत यूनियन, वो डिक्रीज़ होने लग गई, ठीक है। तो उस टाइम पर यूनाइटेड नेशंस ने इस चीज़ का, सिचुएशन का एडवांटेज लिया और उन्होंने बोला कि हम अडॉप्ट कर रहे हैं CTBT, और ये अडॉप्ट कर ली गई, ठीक है। एंड ये जो CTBT थी, इसका बोल दिया कि ये तो ब्लैंकेट बैन लगाएगी एक्सप्लोजिव टेस्टिंग के ऊपर, न्यूक्लियर वेपन्स के एक्सप्लोजिव जो टेस्टिंग होगी उसके ऊपर ब्लैंकेट बैन लगा दिया, ठीक है। और ये कब अडॉप्ट की उन्होंने, 10 सितंबर 1996 को अडॉप्ट की गई ये ट्रीटी, एंड इसे साइन कर लिया गया 24 सितंबर 1996, ठीक है। तो अब सबसे पहले इस ट्रीटी के हम की प्रोविजंस क्या है वो देखते हैं, और अभी इसका क्या रिसेंटली इसकी क्या सिचुएशन है जो जिसकी वजह से ये आपका क्रिटिसिज्म होता है इसका, वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि है क्या ट्रीटी की प्रोविजंस। सो CTBT जो ट्रीटी है, इसे जो नेगोशिएशंस हुए थे, जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुए थे वो है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जिनेवा। ये नाम याद रखने के लिए मैंने यहाँ इंक्लूड किया है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि CTBT को अडॉप्ट या नेगोशिएशन किस कॉन्फ्रेंस के अंडर किया था, तो कॉन्फ्रेंस थी डिसआर्मामेंट, और ये हुई कहाँ थी, जिनेवा में हुई थी, ठीक है। एंड इसे अडॉप्ट किसने किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1996 के अंदर, ठीक है। अब इस ट्रीटी के अंदर बोला है कि इस ट्रीटी को अगर एनफोर्स करना है, फोर्स में लेकर आना है, तो कब होगा, कंडीशन है कि 180 डेज़ के बाद जब सभी 44 स्टेट्स इस ट्रीटी को रेक्टिफाई कर देंगे, 44 स्टेट्स आपके रेक्टिफाई कर देंगे, और ये 44 स्टेट्स इस ट्रीटी के एनेक्स 2 के अंदर लिस्ट किए हुए हैं,
ठीक है, वहाँ लिखे हुए हैं इनके नाम। कहीं 44 के 44 ने अगर रेटिफाई कर दी तो ये 180 दिन बाद जब ये सारे रेटिफाई कर देंगे तो ये आपकी एनफोर्स हो जाएगी ट्रीटी। ठीक है, इस ट्रीटी के अंडर ये याद रखिएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की टेस्टिंग के ऊपर पूरा का पूरा बैन लगाया हुआ है। ठीक है, चाहे वो आपका मिलिट्री यूज़ हो चाहे आपका पीसफुल यूज़ हो, कैसा भी यूज़ मना कर दिया इन्होंने, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे इस न्यूक्लियर जो ये टेस्ट बैन ट्रीटी है कॉम्प्रिहेंसिव वाली, इसको ज़ीरो इल्ड टेस्ट बैन भी कहा जाता है, ज़ीरो इल्ड टेस्ट बैन कहा जाता है। एंड इसका मतलब क्या है, देखो जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं ना वो भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप इतना मोटा मोटा 2 नाम याद रख सकते हो जो इस ट्रीटी के क्रिटिसिज्म में भी यूज़ होगा। एक है आपका सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट और एक होता है सब क्रिटिकल हाइड्रोडायनेमिक न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, सो ये जो ट्रीटी है ये सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट को तो प्रोहिबिट करती है, लेकिन सब क्रिटिकल हाइड्रोडायनेमिक न्यूक्लियर टेस्ट को प्रोहिबिट नहीं करती। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट क्या होता है। देखो इस न्यूक्लियर मटीरियल, इस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना जिसको टेस्ट किया जा रहा है उसकी वजह से एक्सप्लोजन के टाइम पर आपके शॉक कंप्रेशंस आपकी कंडीशंस जनरेट होती है। ठीक है, और अगर सिंपल भाषा में हम समझना चाहें तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये न्यूक्लियर मटेरियल है ना इस टेस्ट के अंदर जो यूज़ किया जाएगा एक्सप्लोजन करने के लिए, वो कॉम्बिनेशन होगा हाई एक्सप्लोजिव मटेरियल का एंड एक फिजाइल मटेरियल का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन इन्हीं 2 का कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, सो जो ये फिजाइल मटेरियल इस कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाने वाला इस ट्रीटी के अंडर, उसकी क्वांटिटी कम कर दी जाती है। जितना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए अमाउंट रिक्वायर्ड होती है ना उससे कम रख दी जाती है तो अभी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ही, लेकिन फिजाइल मटेरियल की क्वांटिटी फॉर ए न्यूक्लियर वेपन जितनी होनी चाहिए उस थ्रेशहोल्ड से अमाउंट कम रख दी जाती है। बस इतना कर देते हैं हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सब क्रिटिकल टेस्ट की, जिन्हें कोल्ड टेस्ट भी कहा जाता है, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा उसका सिमिलर सा एस्पेक्ट सिमुलेशन जनरेट की जाती है। मतलब आपको सिंपली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जो आपको लगेगा कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, लेकिन वो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो प्लूटोनियम यूज़ किया जाता है जो कि एक सैरोगेट मटेरियल है। ठीक है, जिससे कि कोई भी एक्चुअल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होता। ठीक है, ये सिंपली आपको एक्सपेरिमेंट की वो कंडीशंस दिखा देती है जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के टाइम पर, टेस्ट करने के टाइम पे आपको मिलती हैं। ठीक है, जो कंडीशंस जनरेट होती है ना उनको आपको यहाँ पर ये एक कहते हैं ना नकली, मतलब कोई भी मान लो कोई ब्रांडेड सामान है, ठीक है, वो तो एक ओरिजिनल आइटम हो गया, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी होती है ना, तो ये समझ लो सब क्रिटिकल कॉल्ड टेस्ट जो है ये न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो एक्चुअल होता है ना उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी है। ठीक है, तो ये मतलब आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के टाइम पर आपको ये दिखा रही है कि आपका वेपन जो है अगर असली न्यूक्लियर वेपन होता, उस कंडीशन में अगर ये काम कर रहा होता तो इसमें क्या क्या कमियां हैं वो बता देगा, जिससे कि आप उन्हें कमियों को पूरा कर सकते हो। ठीक है, एक ऑल्टरनेट आपको सिचुएशन दिखा रहा है कि ऐसा हो सकता है अगर ये न्यूक्लियर वेपन होता तो। ठीक है, समझ गए। तो इस ट्रीटी ने आपकी हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट जिसमें आपका फिसाइल मटेरियल की सिर्फ अमाउंट कम की थी उसको तो प्रोहिबिट कर दिया, होता तो ये एक्चुअल है ना ये वाला, लेकिन उसने सब क्रिटिकल जो सिंपली केमिकल एक्सप्लोजन के थ्रू आप दिखाते हो, जनरेट करते हो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तरह जो कंडीशंस जनरेट हो सकती हैं उस सिचुएशन को जनरेट करते हो आप। ठीक है, सो इस कोल्ड टेस्ट के ऊपर कोई भी प्रोहिबिशन नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट, इस ट्रीटी के अंडर 17 आर्टिकल हैं, एक प्रेम्बल है इसका खुद का, 2 एनेक्स हैं और एक प्रोटोकॉल है जिसमें 2 एनेक्सेस हैं। ठीक,
ये याद रहे तो ठीक है, मैंने बस इंफॉर्मेशन बेसिस पे यहाँ पर ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो ये ट्रीटी है इसके हमने क्या बोला, 2 एनेक्सेस हैं। इसके फर्स्ट एनेक्स के अंदर लिखा हुआ है, पूरी एक लिस्ट दी हुई है स्टेट्स की बाय द जियोग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग। एंड ये सिर्फ इसीलिए लिस्ट बनाई हुई है जियोग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग कि भाई ये आपका नॉर्थ अमेरिका का है या एशिया का है, इस तरह की जो पूरी लिस्ट बनाई हुई है ये इलेक्शन के पर्पज़ के लिए बनाई गई है, ताकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अगर मेंबर स्टेट्स को ऐड करना है और इलेक्शंस करने हैं तो उस वहाँ पर इस लिस्ट का यूज़ किया जाएगा। एनेक्स सेकंड के अंदर, इस ट्रीटी के एनेक्स सेकंड के अंदर वो 44 स्टेट्स जिनकी रेटिफिकेशन ज़रूरी है इस ट्रीटी को एनफोर्स करने के लिए, वो लिस्ट दी हुई है। ठीक है, जैसे हमने अभी कहा था ना 44 स्टेट्स की रेटिफिकेशन इज़ ज़रूरी है, वो लिस्ट आपके एनेक्स 2 में दी हुई है। अब जो मेन इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है इस ट्रीटी का जो आपको याद रखना ही रखना है, वो है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन ही बनाई गई है इस ट्रीटी के अंडर, जिसका काम रहेगा कि ये इस ट्रीटी को प्रमोट करेगी कि भाई सब इसे फोर्स में आ सके, भाई रेटिफाई कर लो। सेकेंड, ये आपका एक वेरिफिकेशन रेजीम एस्टेब्लिश करेगी। वेरिफिकेशन रेजीम का मतलब क्या हो गया कि ये आपके नेटवर्क ऑफ मॉनिटरिंग स्टेशंस को एस्टेब्लिश करेगी, जिसे बोला जाएगा इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम। एंड ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम होगा इसमें आपके सिस्मिक, रेडियो न्यूक्लियाई, इंफ्रारेड, हाइड्रो एक्वेस्टिक, जिसे अंडर वाटर भी बोलते हैं, ये मॉनिटरिंग स्टेशंस एस्टेब्लिश किए जाएंगे। इनका पूरा नेटवर्क बिछाया जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, एंड एक इंटरनेशनल डाटा सेंटर भी एस्टेब्लिश कराया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल डाटा सेंटर, और ये कहाँ होगा आपका, वियना में। ठीक है, एक कंसल्टेशन, एक क्लैरिफिकेशन प्रोसेस, ऑन साइट इंस्पेक्शन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये सब कौन करेगा, आपका CTBTO, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का ये काम रहेगा। अगर कोई पूछता है कब फाउंडेड हुई थी, कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये ट्रीटी के साथ ही हुई थी 1996 में। इसका हेडक्वार्टर है वियना में। एंड इसके अंदर जो स्टाफ एम्प्लॉय किया जाता है वो CTBT के मेंबर स्टेट से ही लिए जाते हैं स्टाफ। ठीक है, सो ये जो आपका वेरिफिकेशन रेजीम है, इससे रिलेटेड जो ट्रीटी के अंदर आर्टिकल है वो आर्टिकल 4 दिया हुआ है। अगर आपको याद रखना है इस आर्टिकल को तो आप याद रख सकते हो, मैंने इन्फॉर्मेशन बेसिस पे डाला है। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप इसे याद रखें। ठीक है, आपके ऊपर, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आंसर बनाना है तो याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्या CTBT की वजह से न्यूक्लियर टेस्ट रुका है, क्या रुक गया इस ट्रीटी के साइन होने की वजह से। तो देखो, पहली बात तो ये ट्रीटी आज तक एनफोर्स ही नहीं हुई है, ये लॉन्गेस्ट चल रही है। एक ऐसी ट्रीटी है जो लॉन्गेस्ट अभी तक डिस्कशन के दौर में लगी हुई है, एनफोर्स नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो 1996 में कुछ आपकी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसे साइन कर भी दिया है, उसके बावजूद भी इस ट्रीटी के आने के बाद भी न्यूक्लियर टेस्ट रुके नहीं है। 10 न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं सिंस CTBT आपकी साइन हुई है, जिसमें से किस किस ने किया है ये, इंडिया ने 2 कंडक्ट कर चुका है 1998 में, पाकिस्तान ने भी कर लिया है 2 बार 1998 में ही। नॉर्थ कोरिया, इसने तो अपने टेस्ट किए हुए हैं, कब 2006, 2009, 13, 16 में 2 बार एंड 17। और ये जो रिपोर्ट दी गई, ये जो डाटा है, ये अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन है, इसको आप अपने आराम से यूज़ कर सकते हो, ऑथेंटिकेटेड डाटा है ये। ठीक है, अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने लास्ट आपका 1992 में किया था, ट्रीटी से पहले ही चाइना, फ्रांस, इन दोनों ने 1996 में किया था। सोवियत यूनियन ने 1990 में किया था। इसके बाद जब सोवियत यूनियन 1990s में आपका डिसइंटीग्रेट हो गया, 1990s, 1991, 1992 ऐसे में जब ये डिसइंटीग्रेट हो रहा था, उस टाइम पर जो आपका न्यूक्लियर आर्सेनल था सोवियत यूनियन का, वो आपका किसको इनहेरिट हुआ था, रशिया को। सो रशिया ने आज तक एक भी आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। इसको तो न्यूक्लियर आर्सेनल सोवियत यूनियन का ही पूरा मिला है, इनहेरिट हुआ है। सो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसने इसे रेटिफाई ही नहीं किया है। सो देखो, इस ट्रीटी को रेटिफाई करने के लिए हमने क्या बोला था, सभी
44 कंट्रीज़ जो एनेक्स 1 के अंदर डाली हुई हैं इस ट्रीटी के, उन्हें साइन करना होगा, रेटिफाई भी करना होगा। अब ये 44 स्टेट्स पता है कौन कौन सी हैं? ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि स्पेसिफिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होल्डर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये काफ़ी कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखती हैं ये कंट्रीज़, ठीक है। तो इसीलिए इनके लिए बोला गया कि आपको तो रेटिफाई करनी होगी, जिसमें से 8 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक इसे रेटिफाई नहीं किया है। सो ये आपको याद होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ये डाटा दिया गया है कि चाइना, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इज़राइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने इस ट्रीटी को आज तक रेटिफाई नहीं किया है। तो ये ट्रीटी को अगर एनफोर्स करना है ना, तो इनकी रेटिफिकेशन ज़रूरी है। सो इसी डाटा को अगर हम तोड़ते हैं कि किस किस ने साइन किया है और रेटिफाई नहीं किया है, किसने साइन भी नहीं किया है, तो वो कौन कौन सी है? देखो, ये कंट्रीज़ जिन्होंने साइन कर दी है लेकिन रेटिफिकेशन नहीं किया है, वो है चाइना, इजिप्ट, ईरान, इज़राइल एंड यूएस, ठीक है। लेकिन जो सिग्नेटरी ही नहीं है, नॉन सिग्नेटरीज हैं, जिन्होंने साइन ही नहीं की है, रेटिफिकेशन तो बहुत बाद की बात होती है, पहले तो साइन करना होता है। तो इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, इन 3 कंट्रीज़ ने तो साइन ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, 2021 में उन्होंने ये कहा भी था कि देखो, ये जो ट्रीटी का इन्फोर्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग और एक फ्रस्ट्रेटिंग है कि ये ट्रीटी अभी तक फोर्स में ही नहीं हुई है, एंटर ही नहीं कर रही है, ठीक है, एनफोर्स ही नहीं हुई है, क्योंकि जो एनेक्स 2 जो स्टेट्स हैं उन्होंने आज तक इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप रेटिफाई कर लो। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का सीटीबीटी के साथ क्या रिलेशन रहा है, क्या ये चाहती है, क्यों नहीं किया इसने साइन, क्या रीज़न्स है, वो देखते हैं। देखो, इंडिया का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स द कॉम्प्रिहेंसिव बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, ये आपका 1954 से ही इंडिया चाह रहा था, ठीक है। आप इसका ट्रेस बैक कर सकते हो 1954 से ही, जब जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ही साइन कर लो, मतलब कि जो भी न्यूक्लियर वेपन की, सभी न्यूक्लियर वेपन की जो टेस्टिंग हो रही है ना, उसको इमिडिएटली सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है। और ये जो आपका एग्रीमेंट है, इसने क्या बोल दिया कि कंप्लीट बैन करना है, टेस्ट कैसा भी नहीं होगा, बस सस्पेंड कर दो, जो हो गया सो हो गया, ख़त्म, इससे आगे नहीं करेंगे। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है आज तक भी पेंडिंग है, ठीक है। इस कंप्लीट प्रोहिबिशन के ऊपर इसका कोई साइन वाइन कुछ नहीं हुआ है। फिर इंडिया ने एक और इनिशिएटिव लिया था 1959 में, जब इसने अपना इंट्रोड्यूस करवाया सस्पेंशन ऑफ न्यूक्लियर एंड थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट। ये आपका इंक्लूड करा दिया था यूनाइटेड नेशन के एजेंडा में, ये एक इनिशिएटिव था इंडिया का। लेकिन इंडिया ने जब ये ट्रीटी 1996 में साइन होने के लिए आई ना, उस टाइम पे इस ट्रीटी को सपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है। पूरे नेगोशिएशन के टाइम पर तो इंडिया सपोर्टिव रहा, लेकिन जब ट्रीटी साइन करने के टाइम पे 1996 में ये जब ट्रीटी आपकी रखी गई कि ये ट्रीटी है, इसको साइन कर लीजिए, तो इंडिया ने अपने कुछ कंसर्न्स दिखाकर मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूँगा। क्या रीजंस दिए? सिक्योरिटी कंसर्न दिया पहला, तो कहता है कि ये जो ट्रीटी को अगर एनफोर्स किया जाएगा ना, तो इससे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है एक, ठीक है। सेकंड, डिस्क्रिमिनेटरी है ये। इंडिया ने बोला कि देखो, यूएस ने अभी तक 2000 से ज़्यादा टेस्ट कर चुका है यूनाइटेड स्टेट्स, एंड अचानक से इसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, इससे ज़्यादा और आपके न्यूक्लियर डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है, तो अब और कोई नहीं करेगा। तो मतलब ये तो हो गया कि तुमने खुद ने तो कर लिए, दूसरों को रोक रहे हो तुम लोग, ठीक है। ऐसा कैसे भाई? तो डिस्क्रिमिनेटरी बोला। नेक्स्ट, टाइम लिमिट नहीं है कि ये जो डिसआर्मामेंट का स्केड्यूल इस ट्रीटी में दिया हुआ है ना, उन्होंने बोला कि आपने कोई टाइम ही नहीं रखा कि कब तक करना है आपको डिसआर्मामेंट। यूँ तो कोई भी कंट्री कहता रहेगा हाँ हम कर रहे हैं, चलता रहेगा तो सालों साल, ठीक है। सो इसीलिए इंडिया ने ये एक पॉइंट अपना रेज किया। नेक्स्ट आया लिमिटेड कवरेज। उन्होंने बोला कि आपका जो ये डिसआर्मामेंट है ना, जो ये आप न्यूक्लियर बैन कर रहे हो ना, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्टिंग को बैन कर रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके कुछ एक ही न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट को रोकता है। हमने बोला था ना, जैसे न्यूक्लियर वेपन जो टेस्ट होते हैं, जो टाइप्स हैं, उसके कई टाइप्स आते हैं।
तो कह रहा है आपने सभी के ऊपर बैन नहीं किया है, आपने तो जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में ऊपर बात भी की थी कि हाइड्रो जो आपके न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं उनको तो आप अलाउ कर रहे हो, लेकिन जो आपके ये सब क्रिटिकल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या कंप्यूटर सिमुलेशंस होती है उनके ऊपर तो आपने बैन ही नहीं किया। ये भी तो आपके न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के टेस्ट ही तो होते हैं, इनको तो आप बैन नहीं कर रहे हो, तो लिमिटेड कवरेज है। सो इन 4 रीजंस की वजह से आप सम अप करके कह सकते हो कि इंडिया ने मना कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे। एक है सिक्योरिटी कंसर्न्स, डिस्क्रिमिनेटरी, टाइम लिमिट नहीं है और लिमिटेड कवरेज है। कुछ है कि टाइप ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट को आप रोकते हो, हम ये साइन नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये था आपका पूरा CTBT। अब एक बार देख लेते हैं NPT के बारे में और देख लेते हैं, क्योंकि इसका नाम भी आया था एंड इन दोनों का नाम जो है, इन दोनों ट्रीटीज़ को एक साथ ही बोला जाता है, तो हमें NPT भी पता होना चाहिए। अगर CTBT आए तो NPT के बारे में भी देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही हम इसके की प्रोविजंस देखेंगे। सबसे पहला ये आपका सिग्नेचर कब से ओपन हुए इसके स्टार्ट करने, आपके 1968 से एनफोर्स हो गई थी 1970 में एंड 1995 के अंदर इसका जो ड्यूरेशन है वो इनडेफिनेट कर दिया गया। एंड जो कंट्रीज़ इस ट्रीटी के डिपॉजिटरीज़ हैं वो है रशिया, UK एंड US। ठीक, सो इस ट्रीटी के अंडर एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। ये बोला गया इस ट्रीटी के अंडर कि आप लिमिट लगाओगे कि कितना न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड कर सकते हो। ये स्प्रेड के ऊपर है, आप कितना टेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर नहीं है। ये कहती है ट्रीटी कि न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड करने से रोकना है। मतलब 3 मेन एलिमेंट्स है इस ट्रीटी के। सबसे पहला है नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक, सेकंड है डिसआर्मामेंट एंड तीसरा है आपका पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये 3 दिए हुए हैं। ठीक है, दीज एलिमेंट्स, ये जो आपके 3 एलिमेंट्स हैं, यही आपके मेन बार्गेन करने का आपका एक एलिमेंट्स है बिटवीन 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के बीच में। मतलब ये ट्रीटी के अकॉर्डिंग जिस स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं वो इन्हें एक्वायर नहीं करेंगे। जिन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन है वो डिसआर्मामेंट की तरफ जाएंगे, मतलब कम करना शुरू करो अपना स्टॉक पाइल। और बाकी सभी स्टेट्स, ऑल द स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ये सभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे अंडर सेफ गार्ड्स, ये बोला गया है। तो ठीक है, अब ये याद रहेगा मेन क्या की प्रोविजंस है इसके, कि जिन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है वो तो तुम लोगे नहीं, ठीक है, जिनके पास है वो कम करेंगे। और बाकी सभी तो नहीं कहना चाहिए, बाकी जितने भी सारे ही स्टेट्स जो हैं, चाहे जिनके पास है या नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स, वो सभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिर्फ़ और सिर्फ पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, ये बोला गया है। ठीक है, सो अब प्रोविजंस को और थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं कि कुछ छूट तो नहीं गया। सो देखो, सबसे पहला न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के बीच में जो एक डेफिनेशन है वो प्रोवाइड की गई है इस ट्रीटी में। ये अंडर आर्टिकल 9 ऑफ दिस ट्रीटी प्रोवाइडेड है। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर वेपन स्टेट वो स्टेट होगा जिसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस को बना लिया है बिफोर 1 जनवरी 1967। इस डेट से पहले जिसने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस बना लिया है ना, वो तो कहलाएंगे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। और जिन्होंने नहीं किया है, जिनके पास नहीं है इस डेट से पहले तो उन्हें कहा जाएगा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ठीक, तो अब ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे बिफोर 1 जनवरी 1967 से पहले। सो वो हैं आपके चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US। ठीक है, इसके बाद बोला गया कि नॉन प्रोलिफरेशन से रिलेटेड जो बात बोली गई वो आर्टिकल 1, 2 एंड 3, मैं रिपीटली फिर से बोल रही हूँ, आर्टिकल याद रखना है तो रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है इसे याद रखना। वैसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को कहा गया कि आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे। प्रोलिफरेशन का मतलब आपको ट्रांसफ़र नहीं करनी ये टेक्नोलॉजी, जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो दूसरे किसी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को ना तो आप असिस्ट करोगे, ना ही आप एनकरेज करोगे, ना ही आप उन्हें दोगे। ठीक है, ये बोल दिया। और जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनके लिए कहा गया इन आर्टिकल्स के अंडर
कि आप न्यूक्लियर वेपन्स रिसीव नहीं करोगे, आप लोगे नहीं किसी से भी, ठीक है। ना ही खुद कोई टेक्नोलॉजी लेके मैन्युफैक्चर करोगे, ना ही पूरा वेपन आप अपने पास एक्वायर करोगे, ठीक है, ये बोल दिया। और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को बोला है कि जो सेफगार्ड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आपको प्रोवाइड करेगी उन सभी को आपको एक्सेप्ट करना होगा, चाहे आपके सभी न्यूक्लियर मटेरियल्स जो हैं वो आपकी टेरिटरी और आपके कंट्रोल के अंदर ही क्यों ना हो, आपको एक्सेप्ट करना होगा जो भी सेफगार्ड्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आपको बोलेगी करने को, ठीक है। सो ये नॉन प्रोलिफरेशन के लिए। सो ओवरऑल क्या बोला, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को तो बोल दिया कि ट्रांसफ़र नहीं करना, नॉन न्यूक्लियर वालों को क्या बोल दिया कि रिसीव नहीं करना या फिर मैन्युफैक्चर नहीं करना, ठीक, और बोल दिया नॉन न्यूक्लियर वालों को कि आपको बाइड करना है जो सेफगार्ड्स आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी देगी। डिसआर्मामेंट के लिए क्या बोला गया है, इन्होंने बोला है कि जितनी भी पार्टीज़ है सभी पार्टीज़, ठीक, न्यूक्लियर वेपन रेस के अंदर कमी लाओ, आपको उसके अंदर घुसना नहीं है कि हम भी सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे, नहीं, आपको नहीं करना। जिनके पास है न्यूक्लियर वेपन्स वो भैया डिसआर्मामेंट स्टार्ट कर दो, कम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पीसफुल यूज़, पीसफुल यूज़ के लिए बोला गया है कि आपके पास जिनके पास भी ये ऑलरेडी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या नहीं भी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को आप डेवलप करते हो या प्रोड्यूस करते हो फॉर द पीसफुल पर्पस, वो अलाउड है, आप कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास ये भी राइट है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इन एक्सचेंज ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है फॉर द पीसफुल यूज़, कि मतलब एक्सचेंज अगर आपको करना है ना न्यूक्लियर वेपन स्टेट को नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को, अगर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ के लिए जो भी आपको ट्रांसफ़र करना है, चाहे इक्विपमेंट चाहे टेक्नोलॉजी, तो आप कर सकते हो, पीसफुल यूज़ के लिए अलाउड है, आप कर सकते हो एक दूसरे को ट्रांसफ़र, ठीक है, लेकिन मिलिट्री यूज़ के लिए नहीं होगा। और क्या बोला गया इस ट्रीटी के अंदर, ये बोला गया कि आपका जो CTBT है, CTBT के अंदर जो आपका पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उस टाइम पे चल रही थी ना नेगोशिएशंस, तो जो वहाँ पे दिया हुआ था वो यहाँ पे भी एडेड है। नेक्स्ट इसके बाद ये बोला गया है कि अगर आप कोई भी ग्रुप ऑफ स्टेट्स कोई भी रीजनल ट्रीटी को कंक्लूड करते हो तो आपको ये एश्योरेंस देनी होगी कि आपके पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है आपकी टेरिटरी में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद वेरिफिकेशन की बात करते हैं कि इस ट्रीटी को वेरीफाई कौन करेगा, तो उसके लिए दिया गया है मैंडेट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दिया गया है कि वही देखेगा कि सभी जो स्टेट्स हैं वो NPT की कमिटमेंट को बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। रिव्यू प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिव्यू किया जाता है हर 5 साल में, एक पूरी कमेटी, एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंडर वो देखते हैं कि हाँ इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कर रही है सभी स्टेट्स, मेंबर स्टेट्स। लेकिन फिर 1995 के अंदर एक हुआ था रिव्यू एंड एक्सटेंशन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बोला गया था कि हम हमारे जो ये रिव्यू कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, मीटिंग करते हैं ना, इसको और स्ट्रेंथन करते हैं। तो इसने बोला कि हर 3 साल में एक 10 दिन के लिए प्रिपेरेटरी कमेटी की मीटिंग हुआ करेगी, बिफोर, किससे पहले, रिव्यू कॉन्फ्रेंस से पहले, ठीक है। तो वो सारे मटेरियल्स अपने वेरिफिकेशन वगैरह सब रिव्यू वगैरह वही कर लेगी पहले, ठीक है। सो अब थोड़ा सा जान लेते हैं लास्ट IAEA के बारे में, क्योंकि इसका नाम आया है ट्रीटीज़ के अंडर तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है एटम्स फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट। ये वर्ल्ड की वो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की फैमिली का वो मेंबर है जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉरपोरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड कहलाता है। मतलब कि ये पूरे वर्ल्ड में ये प्रमोट करता है कि भैया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करो, सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से, ठीक है। इसका क्रिएशन हुआ था 1957 में। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि इसके
ऑर्गेनाइजेशन का जो जेनेसिस है वो कहाँ से हुआ, टर्म का कहाँ से जेनेसिस हुआ है। सो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की जो एक स्पीच थी जनरल असेंबली में इन 1953 एटम्स फॉर द पीस, वहाँ पर उन्होंने इसका नाम का मेंशन किया था, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है 2005 में, जो ये एफ़र्ट लगाता है ना न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ हो सके सेफ वे में एंड मिलिट्री यूज़ ना हो, उसके लिए इसे नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। सो यही था आज के लिए, इस टॉपिक के लिए मैंने इसमें जो टॉपिक में आपको हेल्प हो सकती है वो सब इंक्लूड करने की कोशिश की है। आई होप ये आपके लिए टॉपिक यूज़फुल रहा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडिंग, बाय।